हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन ज्योग्राफी जुनून। ज्योग्राफी जुनून में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पिछले वीडियो में हिमानी द्वारा बनने वाली सभी अपरदनात्मक स्थलाकृतियों पर चर्चा कर चुके हैं। उसमें हमने देखा कि ग्लेशियर्स के इरोजनल वर्क से हमें कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स दिखाई देती हैं और वो किस प्रकार से बन रही है। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि हिमानी द्वारा कौन कौन सी निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां हमें बनती हुई दिखाई देती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय ग्लेशियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो हम बात कर रहे हैं निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों की। और निक्षेपण किसका होगा? निक्षेपण उन पदार्थों का होगा जो ग्लेशियर अपने साथ परिवहन करके ला रहे हैं। और ये पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं? ये पदार्थ हो सकते हैं कि कोई चट्टानों के टुकड़े हों, यानी बोल्डर हो, कंकड़ पत्थर हो, पेबल्स हो, कोबल्स हो, ग्रेन्यूल्स हो, छोटे छोटे कण हो, चट्टानी चूर्ण हो, रेत हो, बजरी हो सकती है, या साथ में क्या हो सकता है, मृत्तिका हो सकती है। तो ये जो सारे पदार्थ हैं, इनका परिवहन ग्लेशियर अपने साथ करते हुए ला रहे हैं। और इन सभी पदार्थों को दोस्तों एक टर्म दी जाती है, इन्हें बोला जाता है ग्लेशियल ड्रिफ्ट। ठीक है, तो इसे बोला जाता है ग्लेशियल ड्रिफ्ट, जो कि ग्लेशियर द्वारा परिवहन किए गए पदार्थ होते हैं। इस ग्लेशियर ड्रिफ्ट का फिर जाकर के डिपोजिशन होता है और निक्षेपण होता है। उस निक्षेपण से हमें कुछ स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं। अब इसका डिपोजिशन कहाँ कहाँ हो सकता है? इसका डिपोजिशन हो सकता है कि हिमनद जो है वो अपनी तली में ही इसका डिपोजिशन कर दे। ठीक है, तो इसका डिपोजिशन हो सकता है तली पर, यानी ग्राउंड पर, बिल्कुल बेस पे कर सकता है। इसके अलावा कहाँ कर सकता है? इसके अलावा हिमनद अपने जो पार्श्व भाग हैं, जो उसके जो किनारे हैं, ठीक है, उन पर कर सकता है। ठीक है, तो साइड के जो किनारे हैं उन पर कर सकता है। इसके अलावा इसका निक्षेपण हो सकता है कि हिमनद जो है वो अपने अग्रभाग में, अपने माउथ की ओर कर दे। ठीक है, अपने आगे वाले भाग में जिधर हिमनद चल रहे हैं वहाँ माउथ की ओर डिपोजिशन कर सकते हैं। तो ये तीन जगह जो है वो ग्लेशियर ड्रिफ्ट का डिपोजिशन होगा। ठीक है दोस्तों, और ये डिपोजिशन जो है वो भी हमें दो तरीके से होता हुआ मिलता है दोस्तों। ठीक है, ये डिपोजिशन जो है वो दो तरीके से होगा ग्लेशियर ड्रिफ्ट का। पहला जो होगा, इसे बोला जाता है स्तरित निक्षेपण। ठीक है, स्तरित मतलब होता है स्ट्रैटिफाइड। ठीक है, पहला होगा स्तरित निक्षेपण और दूसरा होगा अस्तरित निक्षेपण, यानी अनस्ट्रैटिफाइड। अब ये किस प्रकार का होता है? देखिए, स्तरित नाम से ही पता चल रहा है। ये स्तरित ऐसे होगा कि जब भी इसके साथ अपरदित पदार्थ हिमनद लेके आएंगे तो उनका एक श्रेणीकरण हो जाए, उनका क्लासिफिकेशन ऐसे हो जाए कि पहले बड़े पदार्थों का निक्षेपण हो, फिर उससे छोटे का हो, फिर उससे छोटे का हो। ऐसे बारीक कणों का एक कंटिन्यू स्तर के रूप में ये पाए जाएं, तो उन्हें श्रेणीकरण वाले ऐसे पदार्थों के निक्षेप को स्तरित निक्षेप कहते हैं। और ये हमें कहाँ देखने को मिले थे? ये मिलते हैं हमें जब हम बात करते हैं कि नदी जो है वो अपने पर्वतपदीय क्षेत्रों में जब नीचे आएगी, ढाल में उतर के नीचे आएगी, तो अपने साथ जो जलोढ़ लेके आती है उसका जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु के रूप में निक्षेपण करती है। तो जो पंख के रूप में जब वो निक्षेपण करती है तो पंख के ऊपरी भाग में, यानी पर्वत की ओर भाग में मोटे कण होते हैं। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं जो नदी के प्रवाह की दिशा में, तो फिर और छोटे छोटे कण जो वो है स्तर में जमा होते जाते हैं। पहले बड़े, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे और फिर उससे छोटे। तो ऐसा ही दोस्तों हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है। और ये जो है दोस्तों, ये भी हमें तब देखने को मिलेगा जब हिमनद जो है वो अपने सबसे अंतिम भाग में आने के बाद और पिघल करके जल धाराओं के रूप में जल बहने लगे। हिमनद जब पिघलेंगे तो जब वो जल बहेगा तो अपने साथ इन अपरदित पदार्थों को दूर तक बहाकर लेके जाएगा। उसमें सबसे पहले बड़े कण जमा हो जाएंगे, फिर उससे छोटे हो जाएंगे, फिर उससे छोटे हो जाएंगे। इस तरह इनका निक्षेपण जो है वो एक सीरियल में होता है, पूरा श्रेणीकरण बन जाता है। और ऐसे जो निक्षेप होते हैं जो हिमोड़ से बन रहे हैं, जो हिम से बन रहे हैं और उसका साथ साथ उनका जल भी काम कर रहा है, तो इसको बोला जाता है दोस्तों ग्लेशियो
फ्लूवियल डिपोजिशन, ठीक है, इनको ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिशन कहा जाता है, ठीक है, यानी इन्हें बोला जाता है हिमानी जलोढ़ निक्षेप। अब इसमें हिमानी भी काम कर रही है और ये जल के वजह से भी बन रहे हैं, इसलिए इनको हिमानी जलोढ़ निक्षेप कहा जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं स्तरित। जो अस्तरित होंगे निक्षेप वो कैसे होंगे, उनमें कोई श्रेणीकरण नहीं होगा, उसमें चट्टानी टुकड़े हो, कंकड़ पत्थर हो या बजरी हो, रेत हो, वो सब मिक्स रूप में होगी और मिक्स रूप में जो है वो टीलों के रूप में जमा हो जाती है, ठीक है। तो इनका कोई श्रेणीकरण जिसका नहीं होता है इसको बोला जाता है टिल निक्षेप, ठीक है दोस्तों। तो इसे बोला जाता है टिल, यानी कि जो टिल है वो अस्तरित निक्षेप होते हैं, ठीक है। तो ये स्तरित निक्षेप होते हैं, ये हिमानी जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं ये अभी हम जब आगे स्थलाकृतियां देखेंगे तब देखेंगे, और जो टिल निक्षेप होते हैं इनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो दो तरीके से इनका डिपोजिशन होता है ग्लेशियर के कारण, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी कि कौन कौन सी स्थलाकृतियां इस डिपोजिशन से हमें देखने को मिल रही है। तो जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं इसमें हमारी सबसे पहली जो हम देखते हैं वो हम देखते हैं हिमोड या मोरेन। हिमोड क्या होता है, हिमानी द्वारा जो भी पदार्थ अपर्दित करके परिवहन करके लाए जाते हैं उनका जो निक्षेपण होता है उन सभी पदार्थों के निक्षेप को हिमोड या मोरेन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और ये जो हिमोड जो होता है ना, इस हिमोड में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में अस्तरित निक्षेप होते हैं जिसे हम टिल कह रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो टिल जो है वो हिमोड में सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। स्तरित जो है वो कहाँ मिलेंगे हमें, वो मिलेंगे हमें ग्लेशियो फ्लूवियल के अंदर, हिमानी जलोढ़ के अंदर मिलेंगे ज़्यादा स्तरित, और जो अस्तरित हैं जिन्हें हम टिल कह रहे थे वो इस हिमोड में मिलते हैं, ठीक है। यानी इसमें सभी तरीके के पदार्थ होते हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, सब मिक्स रूप में मिलते हैं। तो अब ये हिमोड जो हैं दोस्तों, इन हिमोड को भी कहाँ पाए जाते हैं, कौन सी इनकी लोकेशन है, उसके अकॉर्डिंग ही इनके कुछ नाम दिए गए हैं, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन ये हिमोड जो है वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहला हम हिमोड इसमें लेके चलते हैं। सबसे पहला हिमोड देखते हैं हम लेटरल मोरेन, यानी हम बोलते हैं इसको पार्श्वीय हिमोड, ठीक है। पार्श्वीय हिमोड जो है हमारा लेटरल मोरेन, ये देखते हैं लेटरल मोरेन कैसे बन रहे हैं। देखिए जैसे ये कोई हिमनद है, ये घाटी हिमनद जो है, ये जो मैंने आपको ग्रीन कलर में दिखा रखा है ये घाटी हिमनद है। ये जब ऊपर से पहाड़ों जब ढाल के साथ नीचे उतर के आ रहा है तो ये क्या करेगा कि अपने साइड में भी अपने किनारों की तरफ जो है वो बिल्कुल खड़े ढाल वाले, ऐसे बिल्कुल ऐसे खड़े ढाल वाले और नुकीले पतले पतले जो है वो ऐसे सकरे सकरे कटक का निर्माण करते हुए और यहाँ पर हिमोड निक्षेपण करता रहेगा, ठीक है। यानी ये अपने दोनों किनारों की ओर निक्षेपण करेगा, और कैसे करेगा, बिल्कुल सकरे करेगा, पतले करेगा, सकरे करेगा और बिल्कुल खड़े ढाल वाले करेगा, ठीक है दोस्तों। और ऐसे जो सकरे जो कटक बन रहे हैं इन्हीं को बोला जाता है पार्श्वीय हिमोड या पार्श्ववर्ती हिमोड। अब ये साइडों में क्यों हो रहा है, देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो हिमनद होता है उसकी सबसे ज़्यादा गति कहाँ होती है, मध्य भाग में होती है। यानी ये पूरा हिमनद है तो इसका जो बीच का भाग है इसमें सबसे ज़्यादा गति होती है। तो जब गति ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से निक्षेपण कार्य कम हो जाएगा, यानी वो जहाँ से तो अपने अपरित पदार्थ को आगे बहा के लेता चलेगा। मगर साइडों में क्या होता है, साइडों में इसकी गति कम होती है। और गति कम क्यों होती है, क्योंकि हिमोड का जो ये जो हिमनद का जो बीच का भाग होता है ना, इसमें तो हिम की मात्रा होती है ज़्यादा, यानी ये मोटी होती है, आयतन ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ तो इसकी गति तीव्र है। जबकि साइडों में क्या है कि यहाँ पे रगड़, एक तो घर्षण ज़्यादा हो रही है, किनारों पे घर्षण ज़्यादा है, दूसरा यहाँ पे जो हिमनद की जो मोटाई है वो भी कम होती है, यानी हिम की मोटाई यहाँ पे कम होती है।
इसकी वजह से एक तो रगड़ हो रही है तो यहाँ गति कम है इसकी, और रगड़ एक तरीके से अवरोध का काम कर रही है, इसलिए ये इतने अपर्दित पदार्थों को साइडों में से बहा करके प्रवाहित करके नहीं ले जा पाता। इसलिए दोनों साइड्स पर, इसके दोनों पार्श्ववर्ती भागों पे क्या होगा, हिमोड़ का निक्षेपण होगा। इसे पार्श्व हिमोड़ कहते हैं। जैसे ये एक अगर हिमनद है तो इसके इस किनारे पर जैसे ये हिमोड़ निक्षेपण हो रहा है, ठीक है। ये एक हिमनद है तो इसके किनारों पर ये हो रहा है, ये हिमनद है तो इसके साइड में ये निक्षेपण हो रहा है। तो ये होते हैं पार्श्वीय हिमनद, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा हमारा आता है पार्श्वीय हिमनद के बाद बात कर सकते हैं हम कि हमारे दूसरा होता है मध्यस्थ हिमोड़। मध्यस्थ हिमोड़, ठीक है, यानी कि हमारे जो मीडियल मोरेन है ये क्या होते हैं, मीडियल मोरेन। दोस्तों देखो, ये भी जो है वो पार्श्वीय हिमनद ही होते हैं, होते ये पार्श्वीय हिमनद है, मगर इनका निर्माण तब होगा जब दो हिमोड़ जो हैं, जो सहायक हिमोड़ हैं, या तो वो आपस में मिल जाए, या कोई भी सहायक जो हिमनद है वो किसी मेन हिमनद में जाकर के मिलता है। जैसे हम यहाँ पे देखें कि ये हमारे दो हिमनद हैं, ये कैसे हिमनद है, ये तो है सहायक हिमनद, और ये जो ये आ रहा है ये हमारा मेन हिमनद है, ठीक है। तो ये ऊपर से जब सहायक हिमनद मेन हिमनद में आकर के मिलेंगे तो ये क्या करेंगे कि यहाँ पर इसके ये देखो पार्श्ववर्ती हिमोड़ है, ठीक है, ये पार्श्ववर्ती हिमोड़ है और ये भी पार्श्ववर्ती हिमोड़ है, और यहाँ आने पर इनका जो पार्श्ववर्ती हिमोड़ है इसका और इसका ये दोनों आकर के यहाँ पर मिक्स हो गए। तो ये जो बन गया हमारे, ये मीडियल मोरेन बन गया, मध्यस्थ हिमोड़ हो गया। इसी तरह इस सहायक और इस सहायक, इन दोनों जो हिमनद हैं, इनका जब यहाँ पर मिलन होगा, ठीक है, ये देखो यहाँ आकर के मिल रहे हैं, जब इनका यहाँ मिलन होगा तो इनके दोनों जो पार्श्व हिमोड़ है वो कहाँ आ जाएंगे, अब इसके बिल्कुल जो मेन जो ग्लेशियर है इसके बीचों बीच आ जाएंगे। तो ये देखिए, इन दोनों के मिलने से जो इनके साइड वाले जो थे, ये साइड वाले देखिए ऐसे आगे तक आ गए, और मेन हिमनद के और इस सहायक हिमनद के जो है वो ऐसे आ गए। तो मध्यस्थ जो हिमोड़ होते हैं वो जो हिमनद होता है उसके बीचों बीच भाग में पाए जाते हैं, और ये पार्श्वीय हिमनद ही होते हैं, ये लेटरल मोरेन ही होते हैं, मगर दो हिमनदों के मिलने के कारण इनका निर्माण होता है, इसलिए ये बिल्कुल बीचों बीच आ जाते हैं, इन्हें मध्यस्थ हिमोड़ कहते हैं, ठीक है। तीसरा हम बात करते हैं कि हमारे तीसरा हिमोड़ हमें कौन सा मिलता है। तीसरा हिमोड़ होता है दोस्तों अंतिम हिमोड़ या अंतस्थ हिमोड़। अंतिम या अंतस्थ हिमोड़, जिसे टर्मिनल मोरेन भी कहा जाता है। क्या है इसका नाम, टर्मिनल मोरेन। देखिए, टर्मिनल मोरेन या अंतिम हिमोड़ से मतलब क्या है, जब हिमनद अपनी अंतिम अवस्था में होगा, और अब यहाँ अंतिम अवस्था में आने के बाद हिमनद ऐसे क्षेत्र में आ गया है जहाँ पर तापमान अधिक है, और जब तापमान अधिक है तो हिमनद यहाँ आकर के पिघलने लगेगा, और पिघलने की वजह से अब हिमनद की और आगे गति नहीं हो सकती। गति क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि मान लीजिए ये हिमनद ऐसे आ रहा है, तो ये जैसे जैसे यहाँ से आया, यहाँ आने के बाद ये पिघलने लगे, तो अब ये जितना आगे बढ़ेगा उतना ही ये पिघल जाएगा, फिर ये आगे बढ़ेगा फिर पिघल जाएगा। यानी हम कहें कि हिमनद जो है उसके पिघलने की दर और हिमनद के आगे बढ़ने की दर दोनों बराबर हैं, ठीक है। जिस दर से हिमनद आगे बढ़ रहा है उसी दर से पिघल रहा है, तो हिमनद की गति जो है वो बिल्कुल एक पॉइंट पे आकर के रुक जाएगी। और अब यहाँ पर क्या होगा, जो हिमनद जो आ रहा, जो अपर्दित पदार्थ लाए गए थे परिवहन करके, उनको यहाँ पे जमा होने के लिए एक सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा, और वो यहाँ पर धीरे 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 जमा होने लगेंगे। और ये कैसे जमा होंगे, ये जमा होते हैं अर्धचंद्राकार रूप में, या फिर इनको बोला जाए ये होते हैं घोड़े की नाल की शेप में। घोड़े की नाल यानी हॉर्स शू शेप में, हॉर्स शू शेप में इनका जमा हो जाता है, और इसको बोला जाता है दोस्तों टर्मिनल मोरेन,
ठीक है, ये देखिए ये टर्मिनल मोरेन, यहाँ से जो ग्लेशियर है ये आ गए हैं, अब बिल्कुल ये अंतिम अवस्था में आ गए हैं। अभी इससे आगे क्या है, यहाँ पर ये पिघल गए हैं, यहाँ आकर के ये पिघल गए हैं, और इसके पिघलने की वजह से जो ये हिमोड यहाँ आकर के पिघल गए हैं, इसकी वजह से अब क्या होगा दोस्तों, अब यहाँ आकर सिर्फ जल जो है वो ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ आकर के पूरा का पूरा हिमोड का निक्षेप हो जाएगा, तो इसे बोला जाता है टर्मिनल मोरेन। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जब आगे ये उतरते हैं तो यहाँ पर कई बार बड़े बड़े जो है वो टीलों का निर्माण हो जाता है, ऊंचे उठे टीलों का निर्माण हो जाता है। अंतिम हिमोड पर आकर के ऊंचे टीलों का निर्माण हो जाता है, इसको बोला जाता है दोस्तों नॉब। क्या बोला जाता है इसको कहा जाता है नॉब। हिंदी में भी इसका यही नाम है, इसे नॉब कहा जाता है। तो नॉब क्या है, अंतिम हिमोड के में टीले की जो संरचनाएं बनी हुई हैं उन्हें नॉब कहा जाता है, और इसके आसपास जो नीचा धरातल रह जाता है ना, ऊंचे उठे के आसपास का जो नीचा धरातल रह जाता है उसको बोला जाता है बेसिन। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र जिनमें हमें अंतिम हिमोड मिले और वहां पर ऐसे ऊंचे उठे हुए टीले और उसके चारों ओर बेसिन मिलता है, उसको बोला जाता है नॉब बेसिन स्थलाकृति क्षेत्र। ठीक है, नॉब बेसिन स्थलाकृति क्षेत्र या नॉब बेसिन टोपोग्राफी बोला जाता है। तो नॉब बेसिन टोपोग्राफी का अगर पूछा जाता है तो वो किससे संबंधित है, नॉब बेसिन टोपोग्राफी संबंधित है हिमानी द्वारा अंतिम अवस्था में किए गए निक्षेप से संबंधित है, यानी ये हमारा टर्मिनल मोरेन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे 3। इसके बाद हमारा चौथा जो निक्षेप आता है, चौथा जो हमारा हिमोड आता है, चौथा हिमोड आता है हमारा, ये होता है ग्राउंड मोरेन या तली हिमनद, तली हिमोड। ठीक है, ग्राउंड मोरेन या तली हिमोड। अब ये साफ पता चल रहा है कि जो हिमनद है उसके पास अभी बहुत ज़्यादा कुछ एक्सिस में मान लीजिए बहुत ज़्यादा मात्रा में हिमोड है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अपर्दित पदार्थ हैं, तो वो क्या करता है अपने तली में भी निक्षेपण करते हुए चलता है, तली में निक्षेपण करते हुए चलता है और तली को उथला हो जाता है, तली बहुत शैलो हो जाती है, तो इसे ग्राउंड मोरेन या तली हिमनद कहते हैं जो तली में निक्षेपित होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 तरीके के हिमोड देखने को मिलते हैं, पार्श्व हिमोड, मध्यस्थ हिमोड, अंतिम हिमोड और तली हिमोड। अगली स्थलाकृति हमारे आती है ड्रमलीन। ठीक है, ड्रमलीन बोला जाता है। अब देखिए ड्रमलीन क्या होते हैं दोस्तों। ड्रमलीन जो है ये भी एक टिल निक्षेप ही होता है, जो हमने अवर्गीकृत निक्षेप पढ़ा है ये एक टिल निक्षेप ही होता है, और इस टिल निक्षेप जो है इसका निर्माण होता है बोल्डर क्ले से, जो गोलाश्म मृत्तिका होती है, बोल्डर से जो क्ले बनती है उससे इसका निर्माण होता है, और ये भी हिमानी निक्षेप का ही परिणाम होता है ड्रमलीन। और इसको बोला जाता है, इसको दोस्तों कुछ स्वरूप ऐसा होता है कि इसे कटे उल्टे अंडे की स्थलाकृति भी कहा जाता है। ठीक है, कटे उल्टे अंडे की स्थलाकृति, या इसको बोले कि उल्टी नौका की स्थलाकृति भी कहते हैं। इसको किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, उल्टी नौका की स्थलाकृति कहा जा सकता है, या इसको कहा जा सकता है उल्टी चम्मच की स्थलाकृति। जो स्पून जो होती है, स्पून जो है उसकी भी स्थलाकृति कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो है वो कुछ ऐसा होता है। अब आपको लग रहा होगा कि कटा हुआ जो अंडा था उसको उल्टा रख दिया या नाव को पलट दिया, ठीक है, तो इसमें ऐसा ही लगेगा। चम्मच का जो आगे का हिस्सा होता है, खाने का जो होता है, उसको उल्टा देखें तो वो भी ऐसा ही दिखेगा। तो इन तीनों नामों से इसको बोल सकते हैं, कटे उल्टे अंडे की स्थलाकृति, उल्टी नौका की स्थलाकृति या उल्टी चम्मच की स्थलाकृति। अब दोस्तों ये जो ड्रमलीन है, इधर से मान लीजिए ये हिमनद आ रहा है, ये हिमनद के प्रवाह की दिशा है, तो इसका जो हिमनद की तरफ वाला जो भाग होगा ना, ये बिल्कुल खड़े ढाल वाला होता है। इस तरफ से ये खड़े ढाल वाला होता है, ठीक है। और इसके जो विपरीत दिशा में जाए हम, तो इसके विपरीत दिशा में जिस तरफ हिमनद जा रहा है, तो इधर इसका कैसा होता है, मंद ढाल होता है।
ठीक है। तो ये तो कैसा है, मंद ढाल, और इसका जिस ओर से हिमनद आ रहा है वहां पर इसका तीव्र ढाल होता है। और ये जो ड्रमलीन होते हैं दोस्तों, ये कई मीटर ऊंचे होते हैं, 7 से लेके 40 मीटर 50 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं ये, और इनका विस्तार जो है वो कई किलोमीटर तक हो सकता है। मान लीजिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, ये लगभग 5 से लेकर के और हमें 32 किलोमीटर तक की लंबाई में भी मिलते हैं, ठीक है। इतने बड़े बड़े ड्रमलीन जो हैं वो हमें हिमानी के निक्षेपण के वजह से दिखाई देते हैं। और इनका उपयोग क्या है, इन ड्रमलीन के ऊपर सड़कें भी बन जाती हैं, इनके ऊपर मानव बसाव भी हो जाता है, ठीक है। इतनी बड़े बड़े ये ड्रमलीन होते हैं। तो इस प्रकार से बनी हुई स्थलाकृति अगर मान लीजिए बहुत सारे ग्रुप में मिल रही है हमको, ये देखिए जैसे ये हमारे यहाँ से हिमनद उतर के आए और ये हमें यहाँ पर ये काफ़ी सारे ड्रमलीन जो है, ये ड्रमलीन है, ये ड्रमलीन है, ये ग्रुप में अगर मिलते हैं तो इसे अंडे की टोकरे की स्थलाकृति कहा जाता है। अंडे की टोकरी की स्थलाकृति कहा जाता है, ठीक है। एक साथ अगर ये कई सारे मिलते हैं तो इन्हें ग्रुप में मिलने के कारण अंडे की टोकरी की स्थलाकृति, या इसको बोला जाता है बकेट ऑफ एग लैंडफॉर्म, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी सारे जो हैं छोटे बड़े जो ड्रमलीन हैं वो एक जगह ग्रुप में मिल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी दूसरी अपरदनात्मक स्थलाकृति। इसे बोला जाता है दोस्तों, इसे बोला जाता है एस्कर, ठीक है। अगली स्थलाकृति है हमारी एस्कर, और ये एस्कर क्या होते हैं? एस्कर जो हैं ये भी निक्षेप का ही परिणाम होते हैं, ठीक है। एस्कर जो हैं ये भी इस निक्षेप का ही परिणाम होते हैं, मगर दोस्तों ये जो होते हैं ये हमारे ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिशन होते हैं, ठीक है। ये ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिशन होता है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि ये स्तरित निक्षेप होते हैं, ठीक है। ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिशन ये इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें देखिए क्या है, एस्कर जो है जब हिमानी जो है वो बिल्कुल अपने अंतिम में आकर के पिघल जाएगी तो पिघलने की वजह से क्या है, जलधाराओं का निर्माण होगा, और इस जलधाराओं के निर्माण की वजह से जो हिमनद जो अपर्दित पदार्थ लाया था वो जल के साथ बहने लगेगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि ऐसी जो हैं वो लंबी लंबी सर्पिलाकार स्पाइरल शेप की, ऐसे देखें तो ऐसी सर्पिलाकार जो हैं वो लंबी लंबी कटक का निर्माण हो जाएगा, रिज का निर्माण हो जाता है, जिसमें जो खड़े ढाल होते हैं, इसके साइड के जो भाग हैं ये कैसे हैं, खड़े ढाल वाले हैं, और जो इसकी ऊपर की सरफेस जो होती है वो क्या होती है, कई बार फ्लैट होती है, बहुत फ्लैट हो जाती है, और ऐसे ये जो है वो कटक के रूप में बिल्कुल सर्पिलाकार रूप में ऐसे 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 मिलते हैं, जैसे ये हमें एस्कर मिल रहे हैं। और ये जो एस्कर है दोस्तों इसमें सब होते हैं पदार्थ, कंकड़ पत्थर रेत सब होती है, मगर जो इसमें होता है वो ज़्यादातर कोर्स पार्टिकल्स पाए जाते हैं, मोटे मोटे कण पाए जाते हैं, ठीक है। तो एस्कर जो है वो किससे बना होता है, मोटे कणों से, कोर्स पार्टिकल से बना होता है, चाहे चट्टानी कंकड़ पत्थर टुकड़े और बालू का वगैरह होती है, इसमें फाइन पार्टिकल्स नहीं पाए जाते हैं। तो ये किसकी वजह से बन रहा है, ये बन रहा है ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिशन की वजह से, हिमानी जलोढ़ निक्षेप की वजह से बन रहा होता है। तो यानी कि ये कैसा होगा, स्तरित होगा, स्ट्रेटिफाइड होगा। इसमें देखो मोटे मोटे जो पार्टिकल्स हैं उनका जमाव कंटिन्यू एक स्तर के रूप में आगे पीछे क्या होंगे, यहाँ मोटे होंगे, इससे आगे और पतले ऐसे पदार्थ होते हैं। अब ये दोस्तों ये जो एस्कर जो होते हैं ना ये भी बहुत बड़े होते हैं, ये भी हमें कुछ मीटर से लेकर के, मान लीजिए 100 मीटर माने तो सैकड़ों मीटर से लेकर के और कई किलोमीटर तक लंबे मिलते हैं, 100 किलोमीटर तक भी लंबे लंबे एस्कर पाए जाते हैं। और इनकी ऊंचाई जो है वो भी काफ़ी होती है, ऊंचाई भी इनकी अच्छी खासी 100 किलोमीटर तक भी हमें 100 मीटर तक भी हमें इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है, ठीक है। और इसमें देखिए इनकी जो चौड़ाई है ना दोस्तों ये भी कई किलोमीटर लंबे चौड़े होते हैं,
काफ़ी किलोमीटर्स में इनकी चौड़ाई होती है, इसलिए इनके ऊपर मानव बसाव भी हो जाता है, इनके ऊपर सड़क, रेल, पुल भी बन जाते हैं। ये सारे जो हैं वो इस तरीके से एक मानव अधिवास के रूप में भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो एस्कर और ड्रमलीन ये दो हमने पढ़ा। ड्रमलीन क्या थे? ड्रमलीन जो थे वो बन रहे थे हमें टिल निक्षेप की वजह से, ठीक है। और जो एस्कर जो मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं हमें ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिशन की वजह से। अब देखिए यही जो एस्कर हैं, ये एस्कर कई बार क्या होते हैं कि ऐसे बीच बीच में से मोटे हो जाते हैं। जैसे ये एस्कर है और इसमें बीच में से इनमें डिपोजिशन ऐसा हुआ कि बीच में से फूल गए हैं, ठीक है, मोटे हो गए हैं। तो ऐसा लगता है जैसे एक कोई माला है, ठीक है, और उस माला में मोती है ना, जो उसमें बीच में मोती पिरो दिए गए हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको बीडेड एस्कर या मालाकार एस्कर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो बीडेड एस्कर जो है वो एस्कर का ही एक फॉर्म है जो बीच बीच में से मोटा हो गया है। तो ये हो गए मालाकार एस्कर। इसके अलावा भी हमें जो है वो कुछ छोटी स्थलाकृतियां इसमें हमें दिखाई देती हैं। छोटी स्थलाकृतियों में देखिए हम, तो हमें मिलते हैं दोस्तों केम, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम केम्स की कि केम क्या होते हैं। देखिए केम क्या होता है कि जब हिमानी जो है उसके साथ साथ जब कुछ आगे के भागों में ऐसे हमें ऊंचे उठे हुए टीले जैसी संरचनाएं मिल जाती हैं जो कि कंटिन्यू ग्रुप में हैं, बहुत सारी मिलती हैं, तो इनको दोस्तों केम्स कहा जाता है। हिमनद का जो आगे का भाग जो है उसमें ऐसी तीव्र ढाल वाली संरचनाएं हैं और ये बनी किसकी होती हैं? ये ज़्यादातर बजरी की बनी होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बनी होती है बजरी से, और बजरी से ऐसी टीले टीले जैसी संरचनाएं हमें हिमनद के सबसे आगे वाले भाग में मिलती है। इसको बोला जाता है केम्स। और इसी तरीके की स्थलाकृति हमें मिलती है कैटल और हमक। कैटल क्या से होती है? अब मान लीजिए यहाँ पर हिमनद के अग्रभाग में आकर के एक बड़ा सारा, यहाँ पर काफ़ी सारे बड़े बड़े हिमखंड जो हैं वो आ गए हैं। अब ये जो हिमखंड जो हैं वो मान लीजिए अपने पिघलने लगेंगे, तो पिघलने की वजह से ये यहाँ पर जो है वो अपर्दन करके छोटे छोटे गर्त या गड्ढों का निर्माण कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। छोटे छोटे ऐसे गड्ढों का निर्माण कर देते हैं और इन गड्ढों को बोला जाता है कैटल। इसमें पानी का जमाव भी होने लगता है, ठीक है। तो कैटल किससे बन रहे हैं? कैटल बन रहे हैं हिम के बड़े बड़े जो खंड, जो बड़े बड़े टुकड़े हैं वो यहाँ पर अपर्दन करके और गर्तों का निर्माण कर रहे हैं। इसे बोला जाता है कैटल, ठीक है, कैटल बोला जाता है। अब इन कैटल्स के बीच में ही क्या है कि कुछ ऐसे उठे उठे जो हैं वो काफ़ी सारे टीले जैसी संरचनाएं मिलती हैं। इसको बोला जाता है दोस्तों हमक। तो कैटल्स के बीच में कहीं कहीं पर इसका, क्योंकि यहाँ से जो अपर्दित पदार्थ निकला है उसने यहाँ पर थोड़ा निक्षेपण भी किया है, तो इस निक्षेपण से छोटे छोटे टीले जैसी जो संरचनाएं बन गई है उसको बोला जाता है हमक, ठीक है। तो ये छोटी छोटी कुछ स्थलाकृतियां हमें मिलती है। जैसे केम हमने देखी, केम हमें मिले बजरी के टीले। उसके बाद शिला, जो हमारे जो बर्फ के जो बड़े बड़े टुकड़े थे उनके अपर्दन से जो गर्त बने वो कैटल हो गए, और उन गर्त के साथ छोटे छोटे जो टीले मिलते हैं उन्हें बोला जाता है हमक, ठीक है। और अब अंतिम भाग में आकर के क्या होगा कि जब ये पूरा हिमानी जो है वो पिघल करके जब जल के रूप में आ रही है, तो अब ये क्या होगा कि जो हिमनद का जो जल है वो बिल्कुल जब बहुत कम ढालू सतह रह गई है, तो अब वो कोई बड़ी धारा के रूप में नहीं आएगा कि कोई बड़ी नदी के रूप में आ रहा है, और वो आकर के अंतिम भाग में मान लीजिए आकर के और एक बिल्कुल फैलते हुए जल के रूप में आ रहा है, और वहाँ आकर के वो बहुत सारे छोटे छोटे जो निक्षेप, जो पदार्थ जो अपने साथ लेके आ रहा है उनका जमाव करना स्टार्ट कर देगा।
और ये दोस्तों बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हमने पढ़ा था कि पर्वतपदीय क्षेत्रों में जो पंख जो मिल रहे थे, जलोढ़ पंख, उनके मिलने से हमें वहाँ पर जो पर्वतपदीय मैदान मिल रहा था, वैसा ही यहाँ पर एक पूरा मैदानी संरचना बन जाएगी, जिसमें ऊपर क्या है, थोड़े से मोटे कण है, फिर थोड़े छोटे, फिर छोटे, ऐसे काफ़ी सारे कण मिलेंगे और एक बिल्कुल मैदान का निर्माण होता है। इसको दोस्तों बोला जाता है आउटवाश प्लेन। आउटवाश प्लेन यानी ये जो है इसको बोला जाता है अवक्षेप। ठीक है, इसको बोला जाता है अवक्षेप यानी हिमनद अवक्षेप कहते हैं इसको। हिमनद अवक्षेप या आउटवाश प्लेन भी इसको कहा जाता है। और ये हिमनद की अंतिम अवस्था में पिघल करके जल के एक समान रूप से फैल के आगे बहने की वजह से बनता है, जिसमें बहुत सारी अपरदन के पदार्थ जो हैं वो आकर के यहाँ पर एक मैदानी रूप में जमा हो जाते हैं। और ये कैसा होता है, ये हमें जलोढ़ मैदान की तरह ही दिखाई देता है। ठीक है, ये होता है आउटवाश प्लेन। तो इस तरह से हमने देखा कि हिमानी के द्वारा कुछ निक्षेपात्मक जो स्थलाकृतियाँ हैं उनका निर्माण हो रहा है। और वो कैसे हो रहा है मैंने आपको बताया। हमने बात किया, सबसे पहले हमने बात की टिल क्या होता है, हमने बात की कि ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिशन क्या होते हैं। इसके बाद हमने बात किया कि हमारे जो हिमोड है वो हिमोड क्या होते हैं। ठीक है, मोरेन देखिए, मोरेन में हमने लेटरल मोरेन को देखा जो किनारे के भागों में बन रहा था। मीडियल मोरेन जो किनारे के भाग, जब दो हिमनद मिल रहे हैं तो जो किनारे वाले हैं वो बीच में आ गए। अब दो किनारे वाले आपस में मिल गए तो किनारे वाले मिलने की वजह से मीडियल मोरेन। अंतिम हिमोड हमने देखा कि जब हिमनद जो है वो जिस दर से पिघल रहा है, उसी जिस दर से आगे बढ़ रहा है उसी दर से पिघल रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है, हिमनद आगे बढ़ना रुक जाएगा और यहाँ पे सारा निक्षेपण कर देगा। इसकी वजह से कई बार कुछ टीले जैसी संरचनाएं बनी, उन्हें नॉब कहा। और जो नीचे धरातल है जो कि समतल धरातल है उसको बेसिन कहा। और ऐसे बहुत बड़े क्षेत्र को नो बेसिन टोपोग्राफी कहा। क्लियर है। इसके बाद हमने देखा ग्राउंड मोरेन की, जब हिमनद के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में हिमोड है तो वो उसको उस अपरदित पदार्थ को अपनी तली में भी जमा कर सकता है, इससे तली मोरेन बन गया हमारा। इसके बाद हमने बात की ड्रमलिन की। ड्रमलिन जो है वो किससे बना है, ड्रमलिन का निर्माण हुआ है बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें यहाँ पर बोल्डर क्ले से हुआ है। बोल्डर क्ले की वजह से बड़े बड़े जो है अंडे के, कटे हुए अंडे के उल्टे रूप की तरह की स्थलाकृति बन गई है, जिसका हिमनद की ओर का ढाल तीव्र है और हिमनद के विपरीत दिशा में जिधर जा रहा है हिमनद उस तरफ का मंद ढाल होता है। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी दोस्तों एस्कर की, कि एस्कर जो है वो कैसे होते हैं। एस्कर जो होते हैं वो ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिशन होते हैं जो हिमनद के पिघलने की वजह से बने हैं और एक लंबे कटक के रूप में कई किलोमीटर लंबे, बहुत लंबाई में, अच्छे खासे चौड़ाई में और काफ़ी ऊंचे मिलते हैं, जिनमें मानव अधिवास भी होता है। और ये बने होते हैं कोर्स पार्टिकल्स के, मोटे कणों के बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हमने बात की केम्स। केम्स छोटे छोटे टीले होते हैं जो बजरी के बने हैं। इसके बाद कैटल जो गर्त होते हैं और बने हैं हिम के बड़े बड़े खंडों के द्वारा किए गए अपरदन से, और उनके बीच में जो छोटे छोटे टीले हैं वो हैं हमक। और लास्ट में जब बहुत प्लेन रूप में फैल करके जल जा रहा है हिमनद से मिला हुआ जल, तो उसकी वजह से जो जलोढ़ निक्षेप की वजह से मैदान की निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं आउटवाश प्लेन, और ये जलोढ़ निक्षेप की वजह से ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब हमारी थी हिमानी द्वारा बनी हुई निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। और इसके साथ ही हमने अपरदन के जो सारे कारक हमारे थे, चाहे वो नदी जल था, चाहे वो हमारा भूमिगत जल था, सागरीय तरंगे थी, या हमारे पवन थी, या हमारे जो हमने देखा है हिमानी थे, ये पांचों कारक द्वारा होने वाला अपरदन और उस अपरदन से बनी हुई स्थलाकृतियों को कंप्लीटली हमने इन सभी वीडियोज़ में कवर कर लिया है। जिन फ्रेंड्स ने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है उनके लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं, इसकी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और दोस्तों इसको इन पांचों कारकों को देखने के बाद आपको अपरदन और निक्षेपात्मक स्थलाकृति से संबंधित कोई भी डाउट अब नहीं रहने वाला है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे जो है मैं इसमें और अच्छे वीडियोस आपको देने वाला हूं, जिससे आपका सिलेबस कंप्लीट कवर होगा। आप इन सब को देखने के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।